अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर सादत हसन मंटो के अफसाने नया कानून पर मबनी है, जो उर्दू अदब में एक अहम मुकाम का हामिल है। मंटो की तहरीर का उसलूब हकीकत पसंदी और माशरती मसाइल का तर्जुमान है। उनके अफसाने अपने मुनफरिद अंदाज और गहरी बसीरत के हवाले से जाने जाते हैं। नया कानून में मंटो ने हिंदुस्तान में नए कानून के निफाज पर एक कोचमान मंगू की खुशी और उम्मीदों को मरकजी ख्याल बनाया है। मंगू, जो कि अंग्रेजों से शदीद नफरत करता है, वो इस नए कानून को अंग्रेजों के जुल्म से निजात का जरिया समझता है। मंटो ने इस कहानी के जरिए माशरती और सियासी तब्दीलियों के इंसानी नफ्सियात पर असरात को खूबसूरती से बयान किया है। इसमें अंग्रेजी इस्तेमारियत के खिलाफ अवामी जज्बात की अक्कासी की गई है। यह अफसाना न सिर्फ मंटो के फन का बेहतरीन नमूना है, बल्कि बरे सगीर की तारीखी और समाजी सूरत हाल का भी गहरा तजिया पेश करता है। अब सादत हसन मंटो का तारुफ। 1912 से 1955 तक का दौर सादत हसन मंटो की 43 साला जिंदगी का पर मबनी है, जिसमें वो 25 साल उर्दू अदब से वाबस्ता रहे। इस मुख्तसर जिंदगी के बावजूद मंटो अदब की दुनिया में लाफानी हैं। उनका दौर वो दौर था जब दो अजीम जंगें हो चुकी थी। बरे सगीर की हालत नागुफ्ता बह थी। भूख, अफलास, बीमारी, जनून, जुल्म जबर की हुकूमत थी। बर्बरियत और वहशत का दौर दौरा था। मुआशरे का कोई पहलू ऐसा ना था जहां अमनो सुकून और इत्मीनान की फिजा नजर आए। मंटो का अफसाना इसी दौर में और इसी फिजा में शुरू हुआ, इसी में परवान चढ़ा और इसी में उनकी जिंदगी के साथ ही साथ खत्म हो गया। उनकी हैसियत उर्दू अफसाना निगारी में मंटो को एक खास मुकाम हासिल है। सादत हसन मंटो एक दयानतदार अदीब और मुफक्किर थे। अपने अफसानों के जरिए उन्होंने आला इंसानी अक़दार का नारा लगाया। उर्दू अफसाने को ख्याली दुनिया से निकालकर हकायक का तर्जुमान बना दिया। तर्क समाजी हकायक की तर्जुमानी के सिले में इन्हें अक्सर व बेशतर मुकदमात का सामना करना पड़ा, लेकिन हक और सदाकत की तर्जुमानी उनका खासा रही। और अब मुसन्निफ के तर्ज तहरीर की खुसूसियात। सादत हसन मंटो का उसलूब सादा, रवां और हकीकत पसंदी से भरपूर है। वो अपने किरदारों और वाकयात को इस तरह बयान करते हैं कि कारी उनके साथ जुड़ा रहता है। मंटो के उसलूब की खास बात उनका बराह रास्त और गैर रिवायती अंदाज है, जिसमें माशरती मसाइल की खुली अक्कासी की जाती है। उनकी तहरीरों में तंज़ो मिज़ा और दर्द की मिली जुली कैफियत मिलती है, जो माशरती नाहमवारियों को नुमायां करती है। नया कानून में भी मंटो ने इसी उसलूब को अपनाया है, जहां एक आम कोचवान की जिंदगी के जरिए बड़े सियासी और समाजी मसाइल की तस्वीर कशी की गई है। अफसाने में मकालमों का बहुत मौसर इस्तेमाल किया गया है। मंटो और दीगर किरदारों के मुकालमे इनकी शख्सियत और ख्यालात की अक्कासी करते हैं। मकालमों के जरिए कहानी की रवानी बरकरार रहती है और कारी की दिलचस्पी बनी रहती है। इसके अलावा कहानी का माहौल 1930 की दहाई का हिंदुस्तान है, जहां अंग्रेजी राज के खिलाफ अवामी जज्बात उरूज पर हैं। मंटो ने लाहौर की सड़कों, कोचवानों के अड्डे और मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर कशी बड़ी खूबसूरती से की है, जो कहानी को हकीकत से करीब तर कर देती है। इसके अलावा उन्होंने माशरती नाहमवारियों और सियासी तब्दीलियों और अंग्रेजों के जुल्मों सितम को बेबाकी से बयान किया है, जिससे कारी को उस दौर की तल्ख हकीकतों के सामना करने का अंदाजा होता है। अब सबक से चंद इक्तबासात और उनकी वजाहत। सबसे पहले इक्तबास नंबर 1। उस रोज शाम के करीब
जब वो अड्डे में आया तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तमतमाया हुआ था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाबकर बड़े मुफक्किराना लहजे में कहा, ये किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलती रहती हैं। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था और उस दरवेश ने जलकर ये बद्दुआ दी थी, जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी और फिर हुक्के का दम लगाकर अपनी बात शुरू की। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहते हैं। मैं कहता हूं अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहें तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात यह होगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा, या वो रूस वाला जिसकी बाबत मैंने सुना है कि बहुत तगड़ा आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान सदा गुलाम रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भूल ही गया कि पीर ने ये बद्दुआ भी दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। अब इक़्तिबास की वजाहत। अफसाने में पेश करदा इक़्तिबास उस वक्त का है जब मरकजी किरदार मंगू कोचवान शाम के करीब अपने अड्डे पर वापस आता है और उस वक्त उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर सुर्ख होता है, जो कि उसकी अंदरूनी बेचैनी और जोश और जज्बे का तर्जुमान है। वो एक आम आदमी है मगर उसके ख्यालात में गहरी सोच और मुशाहिदात का इजहार होता है, जो कि इस इक़्तिबास में भी नजर आता है। ये इक़्तिबास उस दौर का आकाश है जब हिंदुस्तान बरतानवी राज के तहत था और आज़ादी की तहरीक जोरों पर थी। तारीखी पस मंजर के हवाले से इसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान में हमेशा ही फसादात होते आए हैं। मंगू इस सिलसिले में अकबर बादशाह और एक दरवेश की बद्दुआ का जिक्र भी करता है, जिससे निशानदही होती है कि फसादात की जड़ें हिंदुस्तान की तारीख में बहुत पुरानी हैं। मंगू एक आम नौजवान है मगर उसके ख्यालात में गहराई और फलसफियाना सोच है। वो कांग्रेस और आजादी की तहरीक के बारे में बताता है कि सब बेकार की कोशिशें हैं। इसके नजदीक हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं हो सकता क्योंकि इस पर हमेशा बैरूनी ताकतों का राज रहेगा। ये मंगू की मायूसी और नाउमीदी की अक्कासी करता है, जो उस वक्त के आम हिंदुस्तानियों के जज्बात की तर्जुमान हकीकत है। ये इक़्तिबास मंटो के असलूब की भी बेहतरीन मिसाल है, जहां वो आम आदमी की जबान और अंदाज में गहरी और पेचीदा बातें करते हैं। उनके ख्यालात में मौजूदा सियासी हालात, तारीखी वाक़यात और समाजी मसाइल का इम्तिजाज मिलता है। इस इक़्तिबास में मंगू ने उस वक्त के हिंदुस्तानी माशरे की मायूसी, नाउमीदी और हालात के खिलाफ तल्ख ज़बान इस्तेमाल की है। मंगू की शख्सियत और उसके ख्यालात उस वक्त के आम आदमी के जज्बात की बेहतरीन अक्कासी करते नजर आते हैं। अब दूसरा इक़्तिबास। इसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर इसे हर चीज पुरानी नजर आई, आसमान की तरह पुरानी। इसकी निगाहें आज खास तौर पर नया रंग देखना चाहती थीं, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बिरंग के परों से बनी थी और इसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी, और सब चीजें पुरानी नजर आती थीं। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 1 मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। अब इस इक़्तिबास की वजाहत। ये सुतूर उस लम्हे की तर्जुमान है जब मरकजी किरदार मंगू कोचवान सुबह के वक्त अपने तांगे के साथ बाजारों का चक्कर लगा रहा है। मंगू नए कानून के निफाज की उम्मीद में था और उसकी निगाहें किसी नए रंगो रूप की तलाश में थी, जो उस कानून के आने की खुशखबरी हो, मगर हर चीज इसे पुरानी नजर आई। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया,
मगर हर चीज आसमान की तरह पुरानी थी। इसने नए कानून की खुशी में एक कलगी रंग बिरंगे परों से बनी हुई अपने घोड़े के सर पे सजा रखी थी, जो उसने 14.5 आने में चौधरी खुदाबख्श से खरीदी थी। इस इक्तबास में मंगू की उम्मीदें और उनकी शिकस्त की अक्कासी की गई है। ये उसकी कलगी एक नए दौर की आमद का निशान थी, जो मंगू ने नए कानून की खुशी में हासिल की थी। जब उसने बाजारों का चक्कर लगाया तो उसे सब कुछ वैसा ही नजर आया। ये मंजर मंगू की मायूसी को भी उजागर करता है कि उसकी निगाहें किसी तब्दीली की तलाश में थीं, जो उसके अंदरूनी जोश और उम्मीदों की अक्कास थी, मगर उसे कुछ भी नया नजर नहीं आया। अब इसी हवाले से इस बात की निशानदेही होती है कि किस तरह एक आम आदमी नए कानून की आमद को बड़ी तब्दीली के तौर पर देखता है। मंगू की तरह बहुत से लोग नए कानून की आमद को एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर देख रहे थे, मगर हकीकत में कुछ भी नहीं बदला था। ये इस हकीकत की तर्जुमानी करता है कि किस तरह समाजी और सियासी तब्दीलियां आम आदमी की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं लाती। मंगू की मायूसी और शिकस्तगी इस इक्तबास में बखूबी जाहिर होती है कि किस तरह आम आदमी की नफ्सियात और उसकी उम्मीदें और मायूसियां जाहिर की जा रही हैं। मंटू ने उस इक्तबास के जरिए उसके सियासी और समाजी हालात की भी अक्कासी की है, जो कि ना सिर्फ उस वक्त के लिए बल्कि आज भी 100% दुरुस्त तजिया कहा जा सकता है। अब अगला इक्तबास। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आंख झपकने में वो बिजली के खंबे के पास था। घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे घोड़े से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मुछू भरा होंठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल के उस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथने से ठोड़ी के बालाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई, गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी है। उसका सारा चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने इस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। अब इस इक्तबास की वजाहत जैसा कि पिछले इक्तबासात से अंदाजा होता है कि मंगू कोचवान एक आम आदमी है जो सियासी हालात से बाखबर है। उसे अंग्रेजों से शदीद नफरत भी है क्योंकि वो हिंदुस्तान पर काबिज हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मंगू को जब खबर मिलती है कि हिंदुस्तान में नया कानून नाफिज होने वाला है तो वो बहुत खुश होता है और उसे उम्मीद होती है कि नया कानून अंग्रेजों के जुल्म से निजात दिलाएगा। अब इस इबारत में उस्ताद मंगू की नफरत और गुस्सा जाहिर होता है। जब मंगू गोरे से तंजिया लहजे में पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहता है तो उसका पूरा चेहरा और जिस्मानी हरकत उसके अंदरूनी गुस्से और नफरत को जाहिर करती हैं। ये इबारत मंगू की शख्सियत की गहराई और उसकी अंदरूनी कशमकश को बड़ी खूबी से बयान करती है। मंटो ने मंगू के किरदार के जरिए उस वक्त के हिंदुस्तानी समाजी और सियासी हालात को उजागर किया है और यह दिखाया है कि किस तरह एक आम आदमी अंग्रेजों के जुल्म सितम से मुतासिर है। मंगू की नफरत और गुस्सा उस वक्त और बढ़ जाता है जब उसके सामने वो अंग्रेज आता है। उसके माजी के तजर्बात और अंग्रेजों के साथ होने वाली तलखियां उसे याद आती हैं। वो इस नए कानून को अंग्रेजों से निजात का जरिया समझता है, मगर इसकी उम्मीदें और ख्वाब उसकी तल्ख हकीकत के सामने टूट जाते हैं। उस्ताद मंगू के तंजिया सवाल और इसकी जिस्मानी हरकत में इसकी नफरत की शिद्दत साफ झलकती है। इसका होंठ नीचे की तरफ खींचना, गाल पर लकीर नमूदार होना उसके अंदरूनी गुस्से और नफरत की शिद्दत का इजहार है। ये सब कुछ मिलकर मंगू की शख्सियत की गहराई और उसके अंदरूनी जज्बात की अक्कासी करता है, जिससे इस अफसाने की खूबसूरती और हकीकत पसंदी जाहिर होती है। अगला इक्तबास वही है। इसने ये लफ्ज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी और उस खामखा के झगड़े के में जिसका बाइस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी, उसे तौन और कहन बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास मसलहत की बिना पर खामोश हो गया था। उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नजला आमतौर पर कोचवानों ही पर गिरता है।
अब इसकी वजाहत। इस इक्तबास में मंगू कोचवान और एक अंग्रेज गोरे के दरमियान होने वाले तर्क तजुर्बे की अक्कासी की गई है। मंगू का जब एक बार फिर उस गोरे से सामना होता है जिससे पिछले साल उसकी झड़प हुई थी, तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसके जज्बात भड़क उठते हैं। ये मंजर एक जज्बाती और जहनी कशमकश का बाइस बनता है जब वो देखता है कि ये वही गोरा है जिससे पिछले साल उसका झगड़ा हुआ था। तो उसके दिल में गुस्से और इंतकाम की आग भड़क उठती है। वो अपने मुंह के अंदर ही अंदर वही है के अल्फाज दोहराता है जो उसके गुस्से और नफरत की शिद्दत को जाहिर करते हैं। उसे ये भी याद आता है कि झगड़ा गोरे के शराब के नशे में होने की वजह से शुरू हुआ था और उसने बहुत कुछ सहा था, लेकिन अपनी बुर्दबारी और हिकमत अमली के बाइस मामले को तूल देने से गुरेज किया था। मंगू की इस खामोशी और मसलहत को समझना भी जरूरी है कि किस तरह आम आदमी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ताकतवर अफराद के सामने झुकता है। मंगू जानता था कि अगर उसने घोड़े से झगड़ा किया तो उसका अंजाम उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये उसकी अमली जिंदगी की हकीकत है जहां उसको जज्बात को काबू में रखकर मसलहत के तहत फैसले करना पड़ते हैं। इसी हवाले से मंगू की हिकमत अमली भी सामने है कि निज़ाम में ताकतवर अफराद के खिलाफ लड़ने का मतलब है कि कमजोर अफराद को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये इक्तबास ना सिर्फ मंगू की नफ्सियात और उसकी जिंदगी के तल्ख हकायक का तर्जुमान है, बल्कि उस वक्त के समाजी हालात का भी अक्कास है जब एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसलहत और हिकमत अमली को अपनाए हुए था। ये हिकमत अमली मंगू के तजुर्बात और जिंदगी के तल्ख हकायक का नतीजा है जो उसकी शख्सियत और उसके किरदार की गहराई और हकीकत पसंदी को जाहिर करते हैं। अब इस सबक का खुलासा। अफसाना नया कानून। इसकी कहानी मंगू कोचवान के गिर्द घूमती है। वो अपने अड्डे में एक दानिश्वर और खबरों का माहिर समझा जाता है। हालांकि उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर है, लेकिन मंगू को दुनिया भर की मालूमात हासिल होती हैं। वो अपने साथी कोचवानों के लिए मालूमात का जरिया है। एक दिन मंगू को ये अफवाह सुनने को मिलती है कि हिंदुस्तान में जल्द ही एक नया कानून नाफिज होने वाला है। ये कानून अंग्रेजी कब्जे के खात्मे और हिंदुस्तानियों को आज़ादी दिलाने का वादा करता है। ये खबर मंगू के दिल में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ा देती है और वह इस नए कानून के निफाज के बारे में बहुत पुरजोश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ इस पर बातचीत करता है। मंगू को अंग्रेजों से नफरत है, खासतौर पर जब छावनी के गोरे उसे सताते हैं और उसके साथ जिल्लत आमेज सलूक करते हैं। इसीलिए वो इस नए कानून को एक मौके के तौर पर देखता है जिससे अंग्रेजों की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी और हिंदुस्तानियों को आजादी मिलेगी। वो नए कानून को देखने के लिए बेहद बेकरार होता है। 1 अप्रैल को जब नया कानून नाफिज होने वाला था, मंगू अपने तांगे पर सवार होकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का चक्कर लगाता है ताकि नए कानून के असरात देख सके, मगर इसे हर चीज वैसी ही पुरानी नजर आती है। इसका दिल मायूसी से भर जाता है क्योंकि इसे उम्मीद थी कि सब कुछ बदल जाएगा। इसी दौरान एक गोरा इसे बुलाता है और मंगू का गुस्सा फूट पड़ता है। पिछले बरस भी इसी गोरे के साथ उस झगड़े की याद ताजा हो जाती है। मंगू नए कानून के निफाज के ख्याल से पुरजोश होकर गोरे को पीटने लगता है। उसे यकीन होता है कि नया कानून अब अंग्रेजों के जुल्म को खत्म कर देगा। लोग जमा हो जाते हैं और पुलिस के सिपाही मंगू को गिरफ्तार कर लेते हैं। मंगू नए कानून के निफाज की बात करते हुए थाने जा पहुंचता है, मगर पुलिस इसे हवालात में बंद कर देती है और बताती है कि कानून अब भी वही पुराना है। और इस सबक का मरकजी ख्याल। सादत हसन मंटो की कहानी का मरकजी ख्याल यह है कि आम आदमी जैसे मंगू कोचवान नए कवानीन और निजाम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है कि इस कानून से उसकी जिंदगी में बेहतरी आएगी और अंग्रेजों का जुल्म सितम खत्म हो जाएगा। ताहम जब नया कानून नाफिज होता है तो उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती और उसकी तमाम तर आरजुएं हकीकत की तलखियों से टकराकर बिखर जाती हैं। ये कहानी अवाम की मायूसी और नए कवानीन से वाबस्ता ख्वाबों की नाकामी को उजागर करती है। अब इस सबक का तनकीदी जायजा। अफसाने में एक भरपूर और मौसर प्लॉट नजर आता है। किरदारों में जुजियात निगारी, उसकी किरदारों की जिंदगी की छोटी छोटी बातें बड़ी खूबी से बयान की गई हैं। अफसाने में मकालमों का मौसर इस्तेमाल है।
جیسا کہ منگو اور دیگر کرداروں کے مکالمے ان کی شخصیات اور خیالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحول کی ترجمانی بہت مؤثر انداز میں کی گئی ہے، اور دیکھا جائے تو سعادت حسن منٹو نے نیا قانون کے ذریعے برطانوی راج کے دوران ہندوستانیوں کی امیدوں اور مایوسیوں کو بیان کیا ہے، اور سماجی ناہمواریاں، سیاسی تبدیلیاں، انگریزوں کا ظلم و ستم انتہائی بے باکی سے بیان کیا گیا ہے۔ قاری کے نقطہ نظر سے نیا قانون ایک دل چھو لینے والی کہانی ہے جو انہیں منگو کوچوان کے جذبات اور امیدوں کے ساتھ جڑے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ کہانی قاری کو سوچنے پر اکساتی ہے کہ کس طرح سیاسی تبدیلیاں اور قوانین عام لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔